देन वी डू अपेंड, मतलब एक दूसरे के अंदर उनको स्टैक कर दिया। तो अगर इस सिनारियो में मैंने 15, 16 एंड 17 ये जो 3 साल का डेटा है, 3 साल का डेटा पहले मैन्युअली पावर क्यूरी में लेके आया एंड देन उन 3 टेबल से मिला के मैंने एक टेबल कर दिया। तो लेट्स से कि जो क्लाइंट है जिसके लिए आप ये रिपोर्ट बना रहे हैं उसके पास लेट्स से 2021, 22, 23 का डेटा है, 24 का डेटा अभी तो उसके पास रेडी नहीं है, ईयर कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए रेडी नहीं है, बट वो दिसंबर एंड तक रेडी हो जाएगा। तो 24 के लिए वापस से ये प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट? ये ऑटोमेटिकली अपडेट तो नहीं होगा डेटा। क्यों अपडेट नहीं होगा? क्योंकि जो 3 टेबल आपने फेच करके लाए वो मैन्युअली सेलेक्ट करके लाए यहाँ पे फेच पावर क्यूरी का उस फोल्डर के अंदर से। उस फोल्डर में लेट से मैंने एक और ईयर का डेटा ऐड कर दिया। जैसे कि अभी फिलहाल के लिए जिस फोल्डर से हमने इसको फेच कर लिया, तो अभी मेरे पास वहाँ पे 18-19 का भी डेटा है, बट वो डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा क्या? नहीं आएगा, हमें वो फेच करना पड़ेगा तभी आएगा। तो मैं कुछ ऐसा डायनेमिक वे चाहता हूँ कि उस फोल्डर के अंदर अगर मैंने कोई फाइल ऐड कर दी और यहाँ पे मैं रिपोर्ट को रिफ्रेश कर दूँ तो वो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए नए साल का। ठीक है, रिपोर्ट ऐसे ही होते हैं नॉर्मली कि वो हमेशा हमें अपडेटेड डेटा शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि क्लाइंट के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हो, क्लाइंट ने आपको 3 साल का डेटा दे दिया, 21, 22, 23 का, 24 का डेटा उसके पास नहीं है, या 24 का डेटा लेट से लास्ट मंथ का दे दिया उसने आपको, लास्ट मंथ तक का, जनवरी से लास्ट मंथ तक का। इस मंथ का डेटा उसका जनरेट नहीं हुआ अभी तक, इसलिए उसने दिया नहीं है, उस शीट में उसने ऐड नहीं किया। तो जितना डेटा आपको दिया आपने रिपोर्ट बना दिया, लेकिन उस रिपोर्ट का कुछ फायदा है कि अगर वो अपडेटेड रिपोर्ट या अपडेटेड डेटा मुझे शो ना करे, राइट? रिपोर्ट रिफ्रेश होने के बाद वो डेटा अपडेट होना चाहिए, उसने रिसेंट डेटा के हिसाब से ही रिपोर्ट को शो करना चाहिए। क्या ठीक है, तो इसी डायनेमिक वे को करने के लिए हम एक ऑप्शन यूज करेंगे। जैसे न्यू सोर्स में हमने एक्सेल वर्कबुक या टेक्स्ट सीएसवी कनेक्टर सेलेक्ट किया था, करेक्ट? हमारे पास यहाँ पे और एक कनेक्टर है जिसका नाम है फोल्डर। ठीक है, तो मैं फोल्डर कनेक्टर से इन 3 डेटा को फेच करूंगा। सेल्स की, जो मेरी सेल्स की डेटा है उसको फेच करूंगा एंड उस पर्टिकुलर टेबल में एक नया लेट से मैं कोई ऐड करता हूँ डेटा, तो वो डेटा यहाँ पे आता है कि नहीं आता वो हम क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर से डेटा को डिलीट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 18-19 का डेटा है, मैं इस डेटा को कट करता हूँ यहाँ से मैंने बाहर यहाँ पे रख देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको फिलहाल के लिए, अभी इस फोल्डर के अंदर वो डेटा नहीं है। यहाँ पे मेरे पास 15, 16, 17 का ही डेटा है। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ से पावर क्यूरी के अंदर से कनेक्टर ले रहा हूँ फोल्डर का, मोर में जाके आई एम सेलेक्टिंग फोल्डर देन कनेक्ट। यहाँ पे मुझे वो फोल्डर का पाथ मांगेगा, आई कैन कॉपी पेस्ट द पाथ और आई ट्रैवल टू दैट पर्टिकुलर फोल्डर। दिस इज माई पाथ फॉर दिस फोल्डर। जब मैं इसको ओके करता हूँ, उस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स हैं, CSV, XLS, वट एवर जितनी फाइल रहेंगी यहाँ पे, वो सारी की सारी फाइल्स मुझे यहाँ पे दिखेगी। मैं इसको ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि क्यों ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ? क्योंकि सिर्फ सेल्स रिलेटेड फाइल्स नहीं है वहाँ पे, बाकी की फाइल्स भी है। अगर उस फोल्डर में ये 3 ही फाइल होती, 15, 16, 17 की, तो मैं कंबाइन डेटा करता तो वो अपेंड हो जाती है दूसरे में। ठीक है, बट यहाँ पे अभी इश्यू क्या है कि उस फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स हैं जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सेल्स रिलेटेड फाइल्स ही चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस नेम के कॉलम पे एक फिल्ट्रेशन लगाऊंगा, लेट्स से नेम टेक्स्ट फिल्टर कंटेंट्स से, यहाँ पे मैंने डाला सेल, ओके। तो जब मैंने सेल का फिल्टर लगाया, इसका क्या मतलब हुआ कि नेम जितने यहाँ पे फाइल्स हैं उन सारी फाइल्स के अंदर जिस फाइल के अंदर सेल होगा लिखा हुआ वो यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएगा। इसका प्रीरिक्विजिट क्या होगा कि क्लाइंट को अगर नई फाइल ऐड करनी होगी तो उसको इसी फॉर्मेट में वो सेव करनी पड़ेगी, एडवेंचर वर्क्स अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर, बस यहाँ पे ईयर चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि हमने सेल्स के टेक्स्ट के ऊपर फिल्टर लगाया तो उसके उस नाम में सेल्स होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये 3 फाइल फिल्टर आउट होके आ गई मेरे पास। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन आता है कंटेंट का, यहाँ पे ऑप्शन आता है कंबाइन फाइल्स। मैं इनको कंबाइन करता हूँ तो क्यूरी वॉयलेट होके एक प्रीव्यू दिखाएगा मुझे कि ऐसा आपका टेबल बनने वाला है, कंबाइन टेबल। इफ आई हिट ओके, देखो ये हेल्पर क्यूरीज वगैरह पावर भी ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। एंड ये एडवेंचर वर्क CSV फाइल जो नया टेबल बना, इसमें भी 3 साल का डेटा है। जैसे कि ये सोर्स नेम मुझे नहीं चाहिए, आई जस्ट रिमूव दिस नेम कॉलम। एंड यहाँ पे अगर मैंने ऑर्डर डेट के ऊपर एक नया कॉलम यूज किया, जैसे ऐड कॉलम डेट ईयर ईयर, इफ आई चेक, मेरे पास 15 16 17 का डेटा है, 3 साल का। जो ऑपरेशन हमने अपेंड से किया सेम ऑपरेशन यहाँ पे हुआ, बस आपने क्या किया कि इंडिविजुअल फाइल लेने से अच्छा आपने फोल्डर से फाइल्स को सेलेक्ट करके लिया, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास अभी कितना 3 साल का डेटा है, करेक्ट, राइट। तो उस पर्टिकुलर फोल्डर में मैं यहाँ पे जो मैंने फाइल्स यहाँ से निकाली थी 18 19 की, वो फाइल्स मैं वापस यहाँ पे पुट करता हूँ। जैसे 18 और 19 की सेल्स की फाइल यहाँ से मैं वापस कट करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी मेरे पास यहाँ पे 5 साल का डेटा है। मैंने जब रिपोर्ट बनाई थी तब 3 साल का ही डेटा था। मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया, जैसे मैं होम पे गया, यहाँ पे रिफ्रेश बटन है, रिफ्रेश, रिफ्रेश हुआ है, लेट मी सी, ठीक, 15 16 17 18 19, ठीक है। इन शॉर्ट, जब भी उस फोल्डर में क्लाइंट अपनी नई फाइल डालेगा, रिपोर्ट्स को रिफ्रेश करेगा तो रिपोर्ट अपने आप ऑटोमेटिक मतलब अपडेटेड डेटा के साथ रिपोर्ट्स को डेटा या जो भी विजुअल्स आपने बनाए होंगे वो शो करेगा, ठीक है। समझ में आया ये ऑप्शन? फोल्डर कनेक्टर कैसे यूज किया हमने? सबसे पहले हमने क्या किया, न्यू सोर्स में गए, यहाँ से हमने फोल्डर कनेक्टर चूज किया। फोल्डर कनेक्टर को जब चूज किया हमने तो फर्स्ट पॉपअप विंडो आता है जो हमें फोल्डर की लोकेशन पूछता है। उसके बाद लोकेशन हमने डाली, देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि कौन सी जो उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स रहेंगी वो सारी की सारी फाइल्स आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, अभी अगर इस फोल्डर में बस ये 3 ही फाइल होती 15 16 17 की, तो आई डायरेक्टली ओवर हियर कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, इसको क्लिक करके वो कंबाइन हो जाता। बट नहीं है तो मुझे इसमें पहले फिल्टर आउट करना पड़ेगा डेटा, इसीलिए मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म डेटा पे गए हम, एंड जो नेम का कॉलम था उस नेम के कॉलम के ऊपर हमने एक फिल्टर लगाया, टेक्स्ट फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर कंटेंट्स मतलब नाम जिसमें सेल्स हो, मैंने यहाँ पे सेल डाल दिया, सेल। जब ओके किया तो जिसके अंदर सेल है वो बस फाइल यहाँ पे फिल्टर आउट होगी।
ठीक है। देन आई जस्ट क्लिक ऑन दिस कंटेंट का जो कंबाइन फाइल का ऑप्शन है उस पर क्लिक किया, डेटा कंबाइन हुआ। एंड देन हमने क्या किया, फर्स्ट जो रो था जिसमें सोर्स इन्वॉल्व था, लेट्स से दिस वन, ये वाला सोर्स नेम मतलब फाइल का नाम था, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, सो आई जस्ट रिमूव दिस कॉलम। लास्ट में हमें क्या मिला, कंबाइन अपडेटेड डेटा। समझ गया है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट, ये ऑप्शन समझ में आया? सर फाईल नेम थोडी डिफरंट असते. तो टेक्स्ट फिल्टर मध्ये फिल्टर आउट सेल आहे पण त्या वर्ड मध्ये झाली ऍडव्हेंचर असती, अंडरस्कोर सेल नाही, फक्त सेल झाली असती। लेट्स से 2024. यहाँ पे जैसे ये 19 का डेटा है, मैं इसको निकाल रहा हूँ, टाइम बिंग के लिए इसको बाहर रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। से this 18 तक मिला मुझे, 19 नहीं है यहाँ पे। वो जो 19 की फाइल है उसको रीनेम करता है। लेट्स से मैंने इसमें बस इतना ही रखा, ठीक है। सेल 209, देन इसको मैंने कट मारा और इस यहाँ पे डाल दिया। अगेन आई गो टू दिस माय फाइल, और यहाँ पे मैंने इसको वापस से रिफ्रेश कर दिया। सी 19, ठीक है। वो उस नाम में सेल होना चाहिए बस, मतलब जो फिल्टर आप डालोगे वो बेसिकली, ठीक है। समझ में आया सबको? ओके, सो इन दैट केस मुझे ये 3 जो टेबल मैंने क्रिएट किए थे इनकी ज़रूरत नहीं है, सो आई जस्ट रिमूव दिस। टेबल जो हमने इंडिविजुअली फेच किए थे इनकी ज़रूरत नहीं है। इस अपेंड की भी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि वी ऑलरेडी अपेंड दिस। ठीक है, एंड लेट्स रीनेम दिस कॉलम। सो मैं जस्ट डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको नाम दे रहा हूँ मैं कैलेंडर, एडवेंचर वर्क निकाल रहा हूँ कि इनके जो नाम है बस शॉर्ट कर रहा हूँ। जैसे इसको मैं कस्टमर कर रहा हूँ, इसको प्रोडक्ट, so this is my product category। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, इस अपेंड के ऊपर आपके लिए एक टास्क है। टास्क क्या है, आपको ढूंढ निकालना है। लेट्स से जैसे हमने 3 हमारे पास फाइल थी, राइट, सेम स्ट्रक्चर की फाइल थी, तो हमने उनको अपेंड किया फोल्डर का ऑप्शन देके। अगर मेरे पास एक ही फाइल के अंदर 3 अलग अलग शीट है, फाइल एक ही है, 3 अलग अलग शीट है, उनको कैसे कंबाइन करें? क्वेश्चन समझ में आया? अभी हमारे पास 3 एक्सेल थी अलग अलग, हमने 3 एक्सेल्स को अपेंड किया फोल्डर ऑप्शन यूज करके। आपको सर्च आउट करना है या फिगर आउट करना है कि एक ही एक्सेल है,
बस एक्सेल में 3 शीट है, 15, 16, 17, मल्टीपल शीट हो सकती है ना एक एक्सेल में। तो अगर मेरे पास वैसा सिनारियो है तो मैं कैसे उसको अपेंड करूँ? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को? यस यस सर। ओके, आज इसको फिगर आउट करना, कल हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सिनारियो समझा ना सबको? नहीं समझा तो वापिस बताता हूँ। सिंपल परत सिनारियो। सांग परत 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 ओके, ठीक है। जो हमने अपेंड किया था टेबल, उसको मैं सेल्स फैक्ट नाम दे रहा हूँ, ट्रांजैक्शन टेबल है इसलिए। ठीक है, सिनेरियो ये है कि अभी जो सेल्स फैक्ट टेबल हमने अपेंड किया, अपेंड करने टाइम पे हमने 3 अलग अलग फाइल हमारे पास थी, 3 एक्सेल फाइल, सेल्स 2015, सेल्स 2016, सेल्स 2017। अभी ऐसे कंसिडर करो कि ये 3 फाइल नहीं है, 3 शीट है एक ही एक्सेल के अंदर। ठीक है, आप कोई भी एक्सेल बना सकते हो सिंपल वाली, जिसमें एक शीट में ले लो ID 1 2 3, दूसरी शीट में ले लो ID 4 5 6, तीसरे शीट में ले लो ID 7 8 9। तो मुझे एक ही टेबल चाहिए जिसमें ID 1 to 9 आ जाए, सिंपल। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो पे भी जाने नहीं, डेटा बनाना या कुछ, सिंपल कुछ डेटा बनाओ और उसको अपेंड करो एक शीट के अंदर। अभी समझा सिनेरियो कैसा है? ठीक है, म्हणजे परत दोन प्रत्येक मतलब यहाँ पे इस क्यूरीज का जो सेक्शन है, यहाँ पे आप फोल्डर्स बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये ट्रांसफॉर्म फॉइल एडवेंचर वर्क का एक फोल्डर बना है डिफॉल्ट वाला, मतलब यहाँ पे कुछ क्यूरीज, हेल्पर क्यूरीज जो यहाँ पे स्टोर किए पावर बीआई में, और नीचे जो फोल्डर है वो अदर क्यूरीज में स्टोर किया है। तो आप यहाँ पे सब फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो। कैसे? लेट्स से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया, न्यू ग्रुप, ग्रुप का नाम दिया लेट्स से डिम टेबल्स। डिम टेबल्स मतलब डायमेंशन टेबल्स। ठीक है, और लेट्स से यहाँ में मैंने कैलेंडर, कस्टमर, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटेगरीज, सब कैटेगरीज एंड रिटर्न, इन टेबल्स को मूव टू टेबल्स। ठीक है, तो ये डिम टेबल्स के अंदर चलेगा 6। और ये जो 2 टेबल्स हैं, इनके लिए मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, न्यू ग्रुप, इनके लिए लिखता हूँ कि फैक्ट टेबल्स। select those 2 tables and just move to group fact tables। ठीक है, ऐसे डेटा क्या होगा, सॉर्ट वे में दिखेगा, डायमेंशन टेबल्स कौन से, फैक्ट टेबल्स कौन से, तो ढूंढने के लिए आसानी होगी टेबल्स में। ठीक है, ग्रुपिंग कर सकते हो आप टेबल्स की। जैसे फैक्ट टेबल्स का मैं सेल्स फैक्ट यहाँ पे शो कर रहा हूँ। फाइन, देन मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई कर रहा हूँ। लेट्स मूव टू आवर पावर पिवोट और पावर मॉडलिंग, पावर पिवोट और डेटा मॉडलिंग। पावर क्यूरी समझ में आया सबको? प्रैक्टिस चाहिए होगी इसमें, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे ऑप्शंस आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टास्क है, जब मैंने पावर क्यूरी में ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है, मैंने पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में डेटा को लोड किया है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर डेवलपमेंट पर्पज, रिपोर्ट डेवलपमेंट पर्पज। ये एक फ्री एप्लीकेशन है। ठीक है, इसका कोई चार्जेस नहीं लगता, आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो फ्री में, अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है, जब मेरा डेटा मेरे पास है, टेबल्स मैंने फेच कर लिए है, नेक्स्ट पार्ट आता है मॉडलिंग का। मॉडलिंग मतलब टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स। अगर मेरा एटो रिलेशनशिप्स या एटो डिटेक्ट रिलेशनशिप्स ऑन है, तो वो कुछ एक ऐसा मॉडल क्रिएट करने की कोशिश करेगा जितना सेम कॉलम्स या सिमिलरिटी उसको मिलेगी कॉलम्स के बीच में, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। बट हम इस एटो डिटेक्ट फीचर से कभी काम नहीं करते, वी ऑलवेज डू मॉडलिंग बाय आवर सेल्फ, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन से टेबल की डिपेंडेंसी कैसी है, किस टेबल के ऊपर है।
जब तक आप खुद से मॉडलिंग नहीं बनाओगे, मॉडल क्रिएट नहीं करोगे, तब तक जो कैलकुलेशन के लिए लॉजिक क्रिएट करोगे वो समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो ऑटो डिटेक्ट रिलेशनशिप्स हम यूज नहीं करते, हम मॉडल को खुद बनाते हैं। ठीक है, तो इन सभी को मैं डिलीट कर दूंगा। आई जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स एंड आई विल जस्ट डिलीट इट। डिलीट कर रहा हूँ रिलेशनशिप्स एंड देन विल डू अगेन। टेबल्स को जस्ट अरेंज कर लो। आप इसको ड्रैग करके ऐसे मॉडल के लिए आप प्रॉपर वे एक बना सकते हो लेआउट। ये मेरा ऑल टेबल का लेआउट है, यहाँ पे आप ऐसे मल्टीपल लेआउट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे दिस इज माय रिटर्न टेबल, आई जस्ट कीप रिटर्न टेबल्स मिडल, या जो मेरे फैक्ट टेबल्स हैं उनको मिडल में रख रहा हूँ। So this is the next step for modeling, right? After query. आफ्टर क्यूरी हमने जो कंपोनेंट्स देखे थे, फर्स्ट कंपोनेंट पावर क्यूरी, वो खत्म होता है जब आप और पावर बी डेस्कटॉप में लोड करते हो डेटा, तो पावर पिवट शुरू हो जाता है यहाँ से। पावर पिवट के अंदर मॉडलिंग जो होती है वो क्रिएशंस, रिलेशनशिप क्रिएशंस, ये कंसेप्ट आती है। Okay. So when we transform and load this, okay, after that this modeling we can do it, right? यस यस, Okay. So if any reference table, that parent one, we cannot delete it, right? From modeling. डिलीट कर सकते हैं अगर वो आपने कहीं पे, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल दिस सेल्स फैक्ट टेबल है, अभी ये किसी टेबल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, या कोई भी टेबल है मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ इसको। इस थ्री डॉट्स पे जाके मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट फ्रॉम मॉडल। तो ये पावर क्यूरी से भी डिलीट हो जाएगा, यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, Okay. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स क्या होती है, कैसे बनाते हैं उनको। ठीक है, रिलेशनशिप्स इन अ लेमैन लैंग्वेज, रिलेशनशिप मीन्स रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। ठीक है, जैसे कि हमने डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल की कंसेप्ट देखी, राइट। डायमेंशन टेबल्स में क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज जिसको हम बोलते हैं। और मेरा जो फैक्ट टेबल है, ट्रांजैक्शन टेबल में जिसको बोलूंगा, उसमें होते हैं बिजनेस वैल्यूज। ठीक है, सो वी ऑलवेज कनेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डायमेंशन टेबल टू फैक्ट टेबल। हमारी जो रिलेशनशिप होगी वो सारे डायमेंशन टेबल इन फैक्ट टेबल्स को कनेक्ट होंगे। ठीक है, मेनली रिलेशनशिप जो होती है ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट रिलेशनशिप इज एक्टिव रिलेशनशिप, सेकंड वन इज नॉन एक्टिव रिलेशनशिप। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू में पूछते हैं आपको रिलेशनशिप कितने टाइप की होती है। तो फर्स्ट इज एक्टिव रिलेशनशिप्स, सेकंड इज नॉन एक्टिव या इनएक्टिव रिलेशनशिप्स। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करें, एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। तो जो एक्टिव रिलेशनशिप्स होंगी वो सॉलिड लाइन से दिखाई देगी आपको, जो नॉन एक्टिव रिलेशनशिप होगी या इनएक्टिव रिलेशनशिप होगी वो डॉटेड लाइन से दिखाई देगी। ठीक है, कैसे, लेट्स से मैं फर्स्ट रिलेशनशिप बना रहा हूँ बिटवीन माय कैलेंडर टेबल एंड माय सेल्स फैक्ट टेबल। अगर मुझे रिलेशनशिप बनानी है, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ से नेक्स्ट लेआउट ले रहा हूँ और इस लेआउट में मैं दो टेबल्स को फेच कर रहा हूँ। जैसे कैलेंडर को मैंने यहाँ पे लिया एंड सेल्स फैक्ट टेबल को लिया। ठीक है, अगर मुझे इन दो टेबल्स में रिलेशनशिप बनानी है तो रिलेशनशिप ऑलवेज हम सेम कॉलम के बेसिस पे बनाते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस डेट कॉलम, ये डेट कॉलम के अंदर डेट वैल्यूज है, एंड सेल्स फैक्ट के अंदर जो ऑर्डर डेट का कॉलम है इसमें भी डेट कॉलम है, या ये भी डेट की वैल्यूज स्टोर करता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप हम बनाएंगे कैलेंडर टेबल का डेट एंड ट्रांजैक्शन टेबल्स में ऑर्डर डेट के बीच में।
कैसे बनाएंगे? वी हैव टू ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज मैं सिंपली इस डेट को सेलेक्ट करके ड्रैग करूंगा और इस ऑर्डर डेट के ऊपर प्लेस कर दूंगा. ठीक है, तो जब मैं प्लेस करूंगा तो वो एक रिलेशनशिप डिटेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली कि कैलेंडर टेबल से आपने डेट का कॉलम सेलेक्ट किया है, सेल्स फैक्ट टेबल्स के अंदर से ऑर्डर डेट का कॉलम सेलेक्ट किया है. ये कार्डिनलिटी जो पोर्शन है वी आर सीइंग दिस. तो बेसिकली एक रिलेशनशिप क्रिएट किया है उसने और डायरेक्शन उसने डिनोट की है सिंगल. ठीक है, ये जो पार्ट है कार्डिनलिटी एंड क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन का, ये हम देखेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप बनाते कैसे पहले. ठीक है, तो आई जस्ट क्लिक ऑन और यहाँ पे देखो एक चेक मार्क है कि मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव. ये बाय डिफॉल्ट चेक होगा अगर रिलेशनशिप पॉसिबल है. रिलेशनशिप अगर पॉसिबल नहीं होगी तो ये अनचेक रहेगा. ये अभी चेक है, मतलब रिलेशनशिप पॉसिबल है दोनों में. मैं यहाँ पे बस सेव करूंगा. ठीक है, यहाँ पे देखो रिलेशनशिप बन गई है, एक सॉलिड लाइन बनी है बीच में बिटवीन दिस कैलेंडर टेबल का डेट एंड दिस ऑर्डर डेट. अगर मैं इस रिलेशनशिप पे होवर करता हूँ तो वो दो कॉलम्स हाईलाइट हो जाएंगे जिनके बीच में रिलेशनशिप बनी हुई है. ठीक है, अगर इस रिलेशनशिप को मुझे कुछ चेक करना है कि या मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है वो कॉलम, मुझे चेक करना है, तो मैं इस रिलेशनशिप पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकता हूँ. अगेन वो पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी कि जो रिलेशनशिप आपने बनाई थी वो किस कॉलम के बेसिस पे बनाई थी आपने. अगर मुझे उसको इनएक्टिव बनाना है तो मैं इनएक्टिव यहाँ से चेक मार्क करके बना सकता हूँ. लेट्स से मैंने यहाँ पे उसको इनएक्टिव किया. इफ आई सेव दिस, यहाँ पे देखो वो डॉटेड लाइन से शो करेगी. सो एक्टिव रिलेशनशिप क्या करेगी? सॉलिड लाइन शो करेगी. इनएक्टिव रिलेशनशिप्स डॉटेड लाइन से शो होगी. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमेशा आपको पूछते हैं कि दो टेबल्स के बीच में कितनी रिलेशनशिप्स पॉसिबल है बनाना. जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेट का कॉलम है और यहाँ पे भी मेरे पास एक स्टॉक डेट का कॉलम है. इसी ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर मेरे पास स्टॉक डेट भी है, ऑर्डर डेट भी है, दोनों डेट के कॉलम है. तो मैं ये डेट की रिलेशनशिप इस स्टॉक डेट के साथ भी बना सकता हूँ. जैसे मैंने अगेन डेट को ड्रैग किया, इस स्टॉक डेट के ऊपर डाल दिया एंड सेव दिस. सी दो रिलेशनशिप बन गए एक टेबल के अंदर. ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीपल डेट्स के कॉलम हो, जैसे कि अभी फिलहाल के ये ऑर्डर डेट हो एंड स्टॉक डेट है. हो सकता है आपके पास शिप डेट हो, ठीक है, डिलीवरी डेट हो, मल्टीपल डेट्स के कॉलम हो सकते हैं. तो मल्टीपल रिलेशनशिप आप बना सकते हो डेट के कॉलम से ही. बट इनमें एक ही रिलेशनशिप एक्टिव रहेगी, बाकी सारी इनएक्टिव रहेंगी. ठीक है, कैसे? जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ये जो फर्स्ट रिलेशनशिप बनाई थी जो अभी सॉलिड स्टेट में है, ये बनी है डेट एंड स्टॉक डेट के बीच में. एंड ये जो दूसरी रिलेशनशिप बनी है जो इनएक्टिव है, ये बनी है ऑर्डर डेट एंड डेट के बीच में. ठीक है, अगर मैं इस रिलेशनशिप को, जो इनएक्टिव वाली रिलेशनशिप है, इसको अगर मैंने सेलेक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टीज में गया, इफ आई ट्राई टू एक्टिव दिस रिलेशनशिप, मैंने इस चेक मार्क को चेक किया, तो यहाँ पे देखो मुझे एक एरर शूट करेगा कि देयर आर एम्बिग्यूअस पाथ बिटवीन सेल्स फैक्ट एंड कैलेंडर. सेल्स फैक्ट कैलेंडर, सेल्स फैक्ट कैलेंडर, ऐसा एक उसने पाथ दिया है. इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऑलरेडी रिलेशनशिप प्रेजेंट है यहाँ पे जो कि एक्टिव है. ये रिलेशनशिप एक्टिव कब हो सकती है? जब आप प्रीवियस रिलेशनशिप जो दूसरी बनी हुई है उसको इनएक्टिव करो, तभी ये एक्टिव हो सकती है. मैं इसको कैंसिल करता हूँ. आई विल जस्ट मेक दिस फर्स्ट रिलेशनशिप स्टॉक डेट की वाली जो सॉलिड है इसको इनएक्टिव कर रहा हूँ. एंड नाउ अगेन आई ट्राई टू एक्टिव दिस रिलेशनशिप. जस्ट सी नो एरर. अगर सेव करूंगा तो ये रिलेशनशिप एक्टिव हो जाएगी. सो दो टेबल्स के बीच में मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाना पॉसिबल है, बट एट अ टाइम ओनली वन रिलेशनशिप्स आर एक्टिव, अदर ऑल रिलेशनशिप्स आर इन इनएक्टिव स्टेट. ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज ये जो रिलेशनशिप मैंने बनाई है, यहाँ पे एक कुछ 1 नंबर आया है, एक डायरेक्शन है एंड यहाँ पे कुछ स्टार मार्क है. इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, यस, इसको बोलते हैं हम What? कार्डिनलिटी. कार्डिनलिटी. जब रिलेशनशिप बना रहे थे अपन, इसकी प्रॉपर्टीज में यहाँ पे वर्ड आया था राइट, कार्डिनलिटी. ये कार्डिनलिटी पावर भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, लेकिन हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए कि व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या है.
ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो कैलेंडर टेबल है, इस कैलेंडर टेबल की जो डेट का कॉलम जिसके साथ आपने रिलेशनशिप बनाई है इस ऑर्डर डेट की, इस डेट के कॉलम की हर एक वैल्यू यूनिक है, ये डुप्लीकेशंस के फॉर्म में नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 आया है। लेकिन ऑर्डर डेट के साथ जो रिलेशनशिप ने आपने बनाई वो ऑर्डर डेट में वैल्यू डुप्लीकेशंस के फॉर्म में है। अगर मैं डेटा व्यू में जाऊँ, यहाँ पे देखो मेरे पास सेकंड व्यू जो है टेबल व्यू, इस टेबल व्यू में अगर मैं जाता हूँ, लेट्स से आई सेलेक्ट कैलेंडर टेबल, फर्स्ट टेबल, इसको अगर मैं किसी एक डेट को फिल्टर आउट करता हूँ, लेट्स से मैंने सेलेक्ट ऑल निकाल दिया, एक डेट फिल्टर आउट की, तो 1 जनवरी 2015 के लिए मेरे पास बस एक ही रो मिलेगा मुझे, क्योंकि ऑल वैल्यूज आर यूनिक। बट अगर मैंने सेल्स पैक टेबल सेलेक्ट किया जिसके साथ ऑर्डर डेट के साथ मैंने रिलेशनशिप बनाई है, और यहाँ पे मैंने कोई एक डेट सेलेक्ट कर ली, लेट्स से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली 3 जनवरी या 2 जनवरी, तो 2 जनवरी मुझे मल्टीपल मिलेंगे। क्यों मल्टीपल मिलेंगे? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में एक ही ऑर्डर जाए, एक दिन में मल्टीपल ऑर्डर भी जा सकती है। इसलिए ऑर्डर डेट जो है वो उसी पर्टिकुलर डेट के लिए एक नहीं रहेगी, वो मल्टीपल हो सकती है। इसीलिए जब रिलेशनशिप्स हमने बनाई है कैलेंडर टेबल्स एंड सेल्स फैक्ट के बीच में, तो जिस साइड में यूनिक डेटा रहेगा वहाँ पे 1 डिनोट करेगा, जिस साइड में मल्टीपल या डुप्लीकेशंस के फॉर्म में डेटा रहेगा वहाँ पे स्टार डिनोट होगा। इसका मतलब होगा 1 to many। अगर ये जो रिलेशनशिप है ये मैं रीड करता हूँ कैलेंडर टेबल से सेल्स पैक टेबल तक, तो मैं इसको ऐसे रीड करूँगा कि कैलेंडर टेबल की रिलेशनशिप है सेल्स फैक्ट के साथ 1 to many, 1 पहले आएगा, many बाद में आएगा। अगर मैं इसको ऐसे रीड करूँ कि सेल्स फैक्ट की रिलेशनशिप कैलेंडर के साथ क्या है, तो वो आएगी many to 1। ठीक है, तो ये दो टाइप की कार्डिनलिटी हुई, फर्स्ट इज 1 to many, सेकेंड वन इज many to 1। आप किस टेबल से उसको रीड करते हो उस हिसाब से वो चेंज होगी। इस पर्टिकुलर लेट्स से कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में गया मैं, अभी स्टॉक डेट एंड ड्यू डेट जो मैंने कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो सेल्स फैक्ट का टेबल जो है यहाँ पे ऊपर है एंड कैलेंडर का टेबल यहाँ पे नीचे है। ये क्या है? फ्रॉम टेबल। ये क्या है? टू टेबल। तो सेल्स फैक्ट टेबल से कैलेंडर टेबल में रिलेशनशिप कैसी बनी है? देखो यहाँ पे क्या है, मेन्यू टू 1 है, बराबर। अगर मैंने टेबल्स के चेंज कर दिया, लेट्स से मैंने ऊपर ले लिया, लेट्स से मैं कोई और टेबल यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, कस्टमर फॉर एग्जांपल, एंड ऊपर मैंने टेबल ले लिया लेट्स से कैलेंडर एंड नीचे ले लिया मैंने सेल्स फैक्ट। अभी फ्रॉम टेबल कौन सा हुआ? कैलेंडर। टू टेबल कौन सा हुआ? सेल्स फैक्ट। ठीक है, एंड लेट्स से मैं यहाँ पे डेट का कॉलम सेलेक्ट करता हूँ कैलेंडर एंड लेट्स से स्टॉक डेट। हेलो हेलो, हां सर, 1 आणि स्टार मार्क काय इंडिकेट करतं ते बरं सांगा. हो ओके। सो 1 मीन्स कैलेंडर टेबल जो है उस कैलेंडर टेबल में, फॉर एग्जांपल मैंने जो रिलेशनशिप बनाई है दो टेबल्स के बीच में, कैलेंडर एंड सेल्स फैक्ट, रिलेशनशिप बनाई मैंने डेट फ्रॉम कैलेंडर टेबल एंड ऑर्डर डेट फ्रॉम सेल्स फैक्ट टेबल। तो कैलेंडर टेबल में जो डेट का कॉलम है उसमें सारी यूनिक वैल्यूज है, इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। सेल्स फैक्ट टेबल के ऑर्डर डेट का जो कॉलम है उसमें डुप्लीकेशंस के फॉर्म में वैल्यूज है, इसलिए यहाँ पे मिनी आएगा। इसीलिए जब मैं रिलेशनशिप रीड करता हूँ कैलेंडर टेबल टू सेल्स फैक्ट टेबल, वो रहेगी 1 to many। अगर रिलेशनशिप मैंने सेल्स फैक्ट टेबल से कैलेंडर टेबल ऐसे रीड की तो वो रहेगी many to 1। डायरेक्शन ऑलवेज 1 to many साइड जाता है। ये जो डायरेक्शन रहेगा ये डायरेक्शन ऑलवेज शो करेगा आपका। अगर 1 to many रिलेशनशिप बनता है तो वो 1 साइड से ट्रैवल होके मिनी साइड जाएगा। मेन्यू टू 1 भी बोलेगा तो वही दिखा रहा है, एक ही डायरेक्शन में। नहीं, बट अगेन वो डिपेंड करता है। जैसे ये जो डायरेक्शन होता है ना, ये फिल्टर ट्रांसपरेशन के लिए होता है, जो हम बाद में देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है डायरेक्शंस। क्योंकि जो फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन डायमेंशन टेबल से ट्रैवल होके इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टेबल में जाता है। फिल्ट्रेशन मतलब क्या कि रिपोर्ट्स में लेट्स से मैं 2015 सेलेक्ट करता हूँ, तो 2015 लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैंने अभी इन दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाई है, ठीक है, डायरेक्शन ऐसी है
वन साइड मतलब कहाँ से डाल जा रही है, इस वन साइड से इसमें जा रही है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक विजुअल बना रहा हूँ। First of all, I'll just inactive this one. So in order to understand कि relationship की ज़रूरत क्यों है, why we needed these relationships, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो कैलेंडर टेबल है उसमें मैंने ईयर का जो कॉलम बनाया था हमने, इस ईयर का कॉलम को मैं डाल रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, एंड लेट्स से मेरे पास सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर जो ऑर्डर क्वांटिटी है, इस ऑर्डर क्वांटिटी को डाल रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस में। तो एक चार्ट बना के देगा मुझे से। मैं इसका डेटा लेवल्स को ऑन कर रहा हूँ टाइमिंग के लिए। अभी ये जो चार्ट है, ये चार्ट मुझे क्या शो कर रहा है, 2015 को कितनी वैल्यू है, 16 को कितनी है, 17 को कितनी है, सभी वैल्यूज सेम शो कर रही है। 175 175 175 175 क्या है, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है। अगर लेट्स से मैं इस ऑर्डर क्वांटिटी को मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे रख दिया, ये सब देखने वाले बाद में हम कि कैसे इनको जनरेट किया जाता है। तो दिस ऑर्डर क्वांटिटी इज नथिंग बट 175 के टोटल ऑर्डर, सारे ईयर्स की मिला के इतनी ऑर्डर क्वांटिटी है। लेकिन मुझे इंडिविजुअली देखना है कि 2015 की कितनी है, 16 की कितनी है, 17 की कितनी है। तो जब तक ये ऐसा क्यों शो कर रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास जो हमने कॉलम यूज किया है इस पर्टिकुलर विजुअल को बनाने के लिए, ये ईयर का कॉलम कहाँ से आ रहा है, इस कैलेंडर टेबल से आ रहा है। एंड ये जो ऑर्डर क्वांटिटी का टेबल है ये कहाँ से आ रहा है, ये सेल्स का फैक्ट जो टेबल है हमारा, इससे आ रहा है। तो इन दो टेबल्स में रिलेशनशिप में अगर मैंने देखा मॉडल में तो कुछ रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए डेटा को फिल्टर नहीं कर पा रहा है कि 2015 को उसको किसके लिए फिल्टर करना है। नाउ इफ आई एक्टिवेट दिस रिलेशनशिप, लेट्स से ऑर्डर एडिट की जो रिलेशनशिप है मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। इफ आई एक्टिवेट दिस एंड इफ आई चेक माई विजुअल अगेन, सी यहाँ पे वो विजुअल अभी एक्यूरेट डेटा शो करेगा कि 2015 को कितनी है, 16 को कितनी है एंड 17 को कितनी है। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है? परत एक वेळ सांगा सर. ओके, सो जो रिलेशनशिप हम बनाते हैं दो टेबल्स के बीच में, वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, जब उन टेबल्स का रेफरेंस लेके हम कुछ विजुअलाइजेशन बनाते हैं रिपोर्ट्स व्यू में। तो अगर मैंने कोई रिलेशनशिप नहीं बनाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो विजुअल बनाया उसमें मुझे एनालिसिस करना था कि ईयर वाइज क्वांटिटी कितनी है। तो ईयर वाइज क्वांटिटी कितनी है अगर ये एनालाइज करना है मुझे ग्राफ में, तो एक्स एक्सिस पे मुझे ईयर रखना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे मुझे ऑर्डर क्वांटिटी को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे मैंने ईयर रख दिया, ईयर का कॉलम जो था हमने कैलेंडर टेबल में बनाया था ईयर का कॉलम, तो ये ईयर का कॉलम मैंने ड्रैग करके एक्स एक्सिस पे डाल दिया। एंड ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉलम था उसको ट्रैक करके मैंने वाई एक्सिस पे डाल दिया। तो बाय डिफॉल्ट इसने सम ले लिया। अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूँ तो वो आप जो चाहिए एग्रीगेशन यहाँ पे चूज कर सकते हो, आपको क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मीन चाहिए। डिफॉल्ट इसने ले लिया सम, वी रिक्वायर्ड सम ओनली। तो जो डेटा शो करेगा अगर रिलेशनशिप नहीं है इन दो टेबल्स के बीच में, तो सभी ईयर्स के लिए सेम डेटा शो करेगा। जैसे प्रीवियसली 175 175 175 शो कर रहा था। जब मैं इन दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स को एक्टिव करता हूँ तब वो क्या करेगा, ये जो 2015 है यहाँ का, ये फिल्टर होके जाएगा इस वे से, इस डायरेक्शन से, इस टेबल के अंदर। इस सेल्स फैक्ट टेबल को वो 2015 के लिए फिल्टर आउट करेगा, एक इमेजिनरी टेबल क्रिएट करेगा एंड उसका जो ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम होगा उसका सम लेके आपको यहाँ पे वैल्यू शो करेगा। ऐसे हर एक फिल्टर के लिए वो करेगा बैकएंड में। ठीक है, ये जो फिल्टर पासिंग है ये इसके थ्रू होती है, जो डायरेक्शन यहाँ पे मैंने मेंशन की है। इस डायरेक्शन को लेट्स से मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, ट्राई टू चेंज दिस। डायरेक्शन चेंजिंग नहीं होगा,
डायरेक्शन चेंजिंग का हम जब दूसरी कार्डिनलिटी देखेंगे 1 to 1 या मिनी टू मिनी, उस टाइम पे मैं आपको शो करूंगा कि डायरेक्शंस का इफेक्ट कैसे पड़ता है फिल्ट्रेशन के ऊपर। अगर ये डायरेक्शन चेंज हो गई, जैसे फॉर बीइंग अभी मैं यहाँ पे जो सिंगल थी इसको मैं अभी बोथ कर रहा हूँ, इसको मैं अगर मैंने सेव कर दिया तो ये डायरेक्शन देखो ऐसे शो करेगा बोथ, मतलब फिल्टर इस वे से यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ से यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, अगर लेट से मैंने यहाँ पे पहले अगर सिंगल रखा, और लेट से मैंने अभी फिलहाल के लिए दूसरा एक विजुअल लिया से पाई चार्ट से एक्स एक्सिस पे मैंने डाला लेट से कस्टमर, ठीक है, वो ऐसे नहीं होगा शो, लेट इट बी। जब दूसरी रिलेशनशिप या कार्डिनलिटी बनेगी देन वी विल सी कि बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है एंड फिल्ट्रेशन क्यों ज़रूरी होता है। अभी के लिए ये अंडरस्टैंड कर लो कि जब कभी भी आपकी रिलेशनशिप 1 to many बनेगी, डायरेक्शन शुड बी फ्रॉम डायमेंशन टेबल टू ट्रांजैक्शन टेबल। दैट मीन्स 1 to many डायरेक्शन का फिल्ट्रेशन जो रहेगा वो वन साइड से निकल के ट्रांजैक्शन टेबल में जाएगा, ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए, होता है ऐसा बाय डिफॉल्ट पावर BI वैसे ही लेता है, ऑलवेज फिल्टर पासिंग फ्रॉम डायमेंशन टेबल टू ट्रांजैक्शन टेबल। ठीक है, ट्रांजेक्शन टेबल में और माहिती आणखी माहिती असते ट्रान्झॅक्शन टेबल एकच आपण प्रायमरी की नाव अप्लाय करू शकतो फॉरेन कीला पण आपल्याला नहीं अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो डायमेंशन टेबल में प्राइमरी की है वही प्राइमरी की एज अ फॉरेन की यूज की, करेक्ट, तो रिलेशनशिप बनेगा उस प्राइमरी की के साथ फॉरेन की के साथ, मतलब ट्रांजैक्शन टेबल में फॉरेन की वो कनेक्ट होगी डायमेंशन टेबल की प्राइमरी की को, तभी तो फिल्ट्रेशन होगा ना, तभी तो पता चलेगा कि जैसे कस्टमर का मेरा टेबल है, कस्टमर में एक कस्टमर की मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकती है, तो जब तक मैं उस कस्टमर नंबर को जो आईडी मैंने प्राइमरी की के तौर पे बनाया हुआ है कस्टमर के टेबल में उसको कनेक्ट नहीं करूंगा जो फॉरेन की यहाँ पे यूज़ किया ट्रांजैक्शन टेबल में उसके साथ, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि किस कस्टमर की कितनी ऑर्डर है। ठीक है, मुझे कस्टमर के आईडी के हिसाब से फिल्ट्रेशन होगा, बट मुझे अगर कस्टमर का नाम चाहिए तो वो कस्टमर के टेबल में ही मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी हमने कैलेंडर टेबल्स एंड सेल्स फैक्ट टेबल को कनेक्ट किया था, लेट्स से मैं कस्टमर टेबल जो है इस कस्टमर टेबल को यहाँ से let's say I'll drag this customer table over here and जो मेरा ट्रांजैक्शन टेबल है इसमें कस्टमर की है, करेक्ट, अगर कस्टमर की में कौन सा डेटा है ये मुझे देखना रहेगा, तो व्हाट आई कैन डू, कस्टमर की में एक नंबर है 14947 294 समथिंग वट एवर द नंबर है, ये नंबर कहाँ से आता है, ये नंबर कहाँ से आता है, जो आपने कस्टमर का जो टेबल है ट्रांजैक्शन टेबल में कस्टमर की एक्ट एज अ फॉरेन की, ये फॉरेन की कहाँ से आ रही है, किसका रेफरेंस ले रही है, जो कस्टमर का टेबल है ये वाला टेबल कस्टमर का, इस टेबल में ये जो कस्टमर की है वो। ठीक है, तो लेट्स से अभी मैंने इन दो टेबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनाई है, और लेट्स से मैं अगेन रिपोर्ट व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ईयर इस कैलेंडर टेबल से जो मैंने ईयर लिया था इसको निकाल के मैं सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर का कस्टमर की ले रहा हूँ। ठीक है, से supply some filtration,
17 फरवरी जून some vast data, that's why it is not showing properly. Let's try something else. कि अगर यहाँ पे मैंने देखा इस पर्टिकुलर चार्ट को, एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैंने होवर किया तो इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए मुझे ऑर्डर क्वांटिटी दिखती है। बाय डिफॉल्ट बाद में देखने वाले हम वापस से। यहाँ पे देखो करंट फाइल के अंदर जो डेटा लोड का ऑप्शन है ना, यहाँ पे ये ऑप्शन होता है कि ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप आफ्टर डेटा इज लोडेड। इसीलिए जब पावर क्यूरी से जब अपने पावर बीआई डेस्कटॉप में डेटा को लोड किया था तो जो रिलेशनशिप बन के आई थी वो इस ऑप्शन को चेक मार्क था, इसीलिए बन के आई थी। अगर ये अनचेक होगा तो वो बनेंगे नहीं ऑटोमेटिकली। ठीक है, देन सेटिंग, is this, just opening again. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर विजुअल के अंदर मैंने 1 जनवरी 2015 का एक फिल्टर लगाया कि 1 जनवरी 2015 के लिए मुझे कस्टमर नंबर एंड उनकी ऑर्डर क्वांटिटी दिखाना है। तो ये विजुअल मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 11455 ये वाला कस्टमर की जिसका है उसने एक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे इस कस्टमर का नाम देखना है, ये इसका नाम क्या है। हमारे ट्रांजैक्शन टेबल में उसका नाम नहीं है, करेक्ट। अगर मैंने ये जो ट्रांजैक्शन टेबल है इसमें कस्टमर की अगर देखा तो यहाँ पे इसका नाम नहीं है उस कस्टमर का, क्योंकि यहाँ पे बस प्राइमरी या फॉरेन की यूज की हुई। उसका नाम कहाँ पे मिलेगा हमें, इस कस्टमर की टेबल में मिलेगा।
जो विजुअल हमने बनाया है ये, इस विजुअल में हमने कस्टमर की एंड ऑर्डर क्वांटिटी, ये जो दोनों कॉलम है, ये दोनों कॉलम एक ही टेबल से लिए है। अगर मुझे नाम चाहिए होगा तो मुझे कस्टमर के टेबल के अंदर से उसका फुल नेम यहाँ पे लेना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ कस्टमर की, तभी वो फुल नेम दिखाएगा। लेकिन अगर मैंने फुल नेम लिया एंड कस्टमर एंड ट्रांजैक्शन टेबल के बीच में रिलेशनशिप नहीं है तो वो मुझे यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे फुल नेम को ले रहा हूँ, ऐसे कुछ एक वियर्ड बिहेव करेगा वो। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है। हमारा जो कस्टमर का टेबल है जहाँ से आपने फुल नेम का कॉलम लिया है उसके बीच और ट्रांजैक्शन टेबल के बीच अगर ये रिलेशनशिप मुझे मैंने बना दी, किसके बेसिस पे बनाऊंगा? ये प्राइमरी की कनेक्ट विद दिस कस्टमर की। अगेन ये रिलेशनशिप कौन सी बनेगी? वन टू मेनी, क्योंकि कस्टमर के टेबल में हर एक कस्टमर यूनिक है, लेकिन ट्रांजैक्शन टेबल में वो डुप्लीकेशंस के फॉर्म में है। इसलिए वन साइड कस्टमर को आएगा, मेनी साइड जाएगा ट्रांजैक्शन टेबल को। ऑलवेज डायमेंशन टेबल्स की रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन टेबल के साथ वन टू मेनी फॉर्म में ही बनेगी। अगेन सी द विजुअल्स, देखो यहाँ पे अभी मिस्टर जॉन थॉमस, मिस्टर काइल वॉशिंगटन, ये नाम आएंगे इंस्टेड ऑफ कस्टमर की। समझ में आ रहा है ये ऐसा क्यों बिहेव किया इसने? जब तक मैंने इसकी रिलेशनशिप नहीं बनाई थी तब तक उसने मुझे 4 ऑर्डर क्वांटिटी दी, लेकिन सभी कस्टमर के नाम दे दिए। मुझे स्पेसिफिक कस्टमर के उस पर्टिकुलर डेट के लिए कस्टमर के नाम चाहिए थे, कस्टमर की नहीं चाहिए थी। तो कस्टमर नाम मैंने कस्टमर के टेबल से लेके आया, लेकिन कस्टमर का टेबल एंड मेरा ट्रांजैक्शन टेबल, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप पहले बिल्ड नहीं की, तो इसलिए आपको आउटपुट नहीं मिल रहा था। जब आपने रिलेशनशिप बिल्ड की देन प्रॉपरली आउटपुट आपको मिल रहा है कि कौन से कस्टमर ने, उसके नाम के साथ आपको ऑर्डर क्वांटिटी अभी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है रिलेशनशिप्स का इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि जब तक मॉडल आपका प्रॉपर नहीं बनेगा आपको यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा रिपोर्ट्स में। इसीलिए रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करना, बनाना प्रॉपरली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको मॉडल को हार्ट ऑफ योर रिपोर्ट कहा जाता है। मॉडल आपका सही है तो रिपोर्ट भी आपका सही आंसर करेगा। मॉडल गलत है तो रिपोर्ट्स गलत रिजल्ट देगा। आपने भले कितना कैलकुलेशन करेक्ट किया हो, वो रॉन्ग ही रिजल्ट शो करेगा आपको, या एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, तो वन टू मेनी एंड मेनी टू वन रिलेशनशिप समझ में आई सबको? ठीक है, किस टेबल के बीच में वन टू मेनी रिलेशनशिप पॉसिबल होती है? वन टू मेनी रिलेशनशिप कौन से टेबल्स के बीच में क्रिएट होती है? डायमेंशन टेबल एंड ट्रांजैक्शन टेबल। और दो टेबल्स के बीच में कितनी रिलेशनशिप्स होती है? Multiple relationships can be possible, but only one relationship is active, other all are inactive. हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिव रिलेशनशिप कौन सी, इनएक्टिव कौन सी? डॉटेड लाइंस एंड सॉलिड लाइंस, करेक्ट। ये जो रिलेशनशिप्स है ये एक सॉलिड बनाई है और एक डॉटेड बनाई, मतलब एक एक्टिव है एक इनएक्टिव है। जो एक्टिव रिलेशनशिप है ये जो मेरा कैलकुलेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वापस से मैं जस्ट फुल नेम को निकाल के मैं ईयर को ले रहा हूँ वापस। ठीक है, it is showing me कुछ फिल्ट्रेशन डाला है क्या हमने कैलेंडर पे? चित्र को तो है। तो अभी
ये जो मुझे ऑर्डर क्वांटिटी मिल रही है 2015 के लिए 2630, ये ऑर्डर क्वांटिटी क्यों मिल रही है? क्योंकि जो मैंने रिलेशनशिप बनाया है कैलेंडर टेबल एंड सेल्स पैक्ट के टेबल के बेसिस पे यूजिंग ऑर्डर डेट, तो ये जो 2015 का फिल्टर है, ये 15 का फिल्टर इस ऑर्डर डेट को 2015 को फिल्टर कर रहा है, वो स्टॉक डेट को फिल्टर नहीं कर रहा है, वो ऑर्डर डेट को फिल्टर कर रहा है। अगर मुझे आउटपुट में एनालिसिस करना है स्टॉक डेट के बेसिस पे, तो रिलेशनशिप मुझे एक्टिव कौन सी रखनी पड़ेगी? स्टॉक डेट वाली एक्टिव रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एनालिसिस, लेट्स से मुझे, मेरे पास ऑर्डर टेबल में शिप डेट है, डिलीवरी डेट है, मल्टीपल डेट्स है, तो आपका क्वेश्चन बनता है क्लाइंट्स को कि उनको एनालिसिस कौन से कॉलम के बेसिस पे करना है। उनको ऑर्डर डेट के बेसिस पे एनालिसिस करना है, पोस्टिंग डेट के बेसिस पे करना है, डिलीवरी डेट के बेसिस पे करना है, व्हाटएवर जितनी डेट्स के कॉलम उनके पास अवेलेबल रहेंगे उनके ट्रांजैक्शन टेबल में, तो आपको उनको पूछना पड़ेगा कि आपको एनालिसिस कौन से टेबल में, मतलब रिपोर्ट जो डेटा आपको शो करेगा वो कौन से डेट के बेसिस पे फिल्ट्रेशन शो करेगा। तो हमारे लिए ऑर्डर डेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वी कनेक्ट डेट कॉलम टू ऑर्डर डेट कॉलम। हो सकता है कि किसी क्लाइंट के लिए शिप डेट इंपॉर्टेंट हो, उसको शिप डेट को लेकर ही एनालिसिस करना है, तो वो डेट के कॉलम को शिप डेट को कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे एनालिसिस करना रहेगा डेट के कॉलम का स्टॉक डेट के साथ, तो उसके लिए हम डेक्स एक्सप्रेशन यूज करके वो एनालिसिस करते हैं। टाइम बीइंग के लिए बस ये रिलेशनशिप उसी कैलकुलेशन के लिए वो एक्टिव करता है फंक्शन, वापस से क्लोज कर देता है। वो जब हम डेक्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, बस मैं आपको हिंट दे के रख रहा हूँ कि भले ही मल्टीपल रिलेशनशिप्स हम बनाते हैं दो टेबल्स के बीच में, अगर आप, क्योंकि माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि अगर दो टेबल्स के बीच में मल्टीपल रिलेशनशिप हम बना रहे लेकिन एक्टिव तो एक ही रही है, राइट? कैलकुलेशंस में तो एक ही यूज होने वाली, तो बनाएंगे क्यों फिर मल्टीपल? क्वेश्चन आया कि नहीं है मन में तुम्हारे? तो पूछा क्यों नहीं? तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स क्यों बनाई है हमने? ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही डेट के रिलेटेड आपका रिपोर्ट का एनालिसिस हो सकता है कि क्लाइंट को एक विजुअल में ऑर्डर डेट को कंसिडर करके उसको विजुअल देखना है, वही दूसरे विजुअल में उसको स्टॉक डेट को कंसिडर करके एनालिसिस करना है, दोनों एक ही रिपोर्ट में उसको देखनी है। अभी ऐसे तो नहीं है कि एक विजुअल के लिए आप अलग रिपोर्ट बना दोगे, ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसा नहीं होता। इसीलिए मल्टीपल जो रिलेशनशिप्स है, इनएक्टिव रिलेशनशिप वो बनती है, कैलकुलेशन के लिए यूज होती है, वो इनएक्टिव स्टेट में रहती है। मतलब जब रिपोर्ट्स रन होगा तो जितनी एक्टिव रिलेशनशिप्स होगी उसके हिसाब से तो शो करेगा, लेकिन इनएक्टिव रिलेशनशिप्स कैलकुलेशंस में जहां जहां पे यूज किए यूजिंग डेक्स एक्सप्रेशंस, वो उस फंक्शंस को यूज करके इनएक्टिव रिलेशनशिप को बस उस कैलकुलेशंस के लिए ऑन करता है, कैलकुलेशन डन होने के बाद इनएक्टिव कर देता है। ठीक है, उसको कैसे यूज करेंगे ये जब हम डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, डेक्स एक्सप्रेशन सीखेंगे आफ्टर मॉडलिंग, जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तब हम डेक्स पहले पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट रिपोर्टिंग। उस टाइम पे मैं आपको फंक्शन बताऊंगी कि कौन से फंक्शंस को यूज करके हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि फंक्शन है यूज रिलेशनशिप नाम का फंक्शन होता है, तो यूज रिलेशनशिप में आपको कॉलम्स के नाम देने पड़ते हैं कि जैसे कि कैलेंडर टेबल का डेट का कॉलम है, सेल्स पैक टेबल के अंदर का स्टॉक डेट का कॉलम है, तो इन दो टेबल्स में तुमको टाइम बीइंग के लिए एक्टिव रिलेशनशिप बना के कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ? तो एक कार्डिनलिटी हो गई हमारी वन टू मेनी, सेकंड हो गई मेनी टू वन। नेक्स्ट कार्डिनलिटी आती है वन टू वन, एंड फोर्थ आती है मेनी टू मेनी। तो वन टू मेनी जैसे फॉर्म हुई डायमेंशन टेबल टू ट्रांजैक्शन टेबल, तो वन टू वन कब फॉर्म होगी? दो टेबल्स में वन टू वन रिलेशनशिप्स कब फॉर्म होगी? दोनों टेबल्स के अंदर यूनिक डेटा रहेगा तो, ठीक है, सेम डेटा तो और यूनिक। यस, तो उस टाइम पे दोनों टेबल्स में वन टू वन रिलेशनशिप्स फॉर्म होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम रिपोर्ट्स में हमेशा वन टू मेनी डायरेक्शन जो होती है, कार्डिनलिटी जो होती है, वो यूज की जाती है, क्योंकि इससे इफिशिएंसी जो होती है रिपोर्ट्स की, ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, रिपोर्ट आपका अच्छे से वर्क करता है, कैलकुलेशंस प्रॉपर होते हैं। इसीलिए ऑलवेज वी प्रेफर वन टू मेनी रिलेशनशिप्स, वन टू वन एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स वी ऑलवेज अवॉइड, we never did one to one या many to many relationships, but some use case और some scenario में आपको वो यूज करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल RLS या रो लेवल सिक्योरिटी का एक सिनेरियो आता है, जब हम रो लेवल सिक्योरिटी पढ़ेंगे पावर BI सर्विसेज में,
तब आपको पता चलेगा जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कैसे उसको हम अप्लाई करते हैं। उस टाइम पे हमें हो सकता है कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स यूज करनी पड़े। तो सम केसेस के लिए हम मेनी टू मेनी रिलेशनशिप यूज करते हैं, बट नॉर्मली वी ऑलवेज अवॉइड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स। ठीक है, जैसे वन टू वन रिलेशनशिप्स बनेगी यूनिक टेबल्स के या यूनिक वैल्यूज के टेबल के बीच में, वैसे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स कहाँ पे बनेगी, जिसमें डुप्लीकेट डेटा हो। अगर ये फॉर एग्जांपल लेट्स से रिटर्न का टेबल है मेरे पास, इस रिटर्न के टेबल में भी ये प्रोडक्ट की है एंड हमारे सेल्स फैक्ट टेबल में भी प्रोडक्ट की है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों फैक्ट टेबल्स है। अगर इन दोनों को मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की प्रोडक्ट की प्रोडक्ट के साथ, तो यहाँ पे देखो ये मुझे कार्डिनलिटी कौन सी दे रहा है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप दे रहा है एंड क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन बोथ दे रहा है। लेकिन एक एरर या एक वार्निंग मैसेज भी यहाँ पे दे रहा है कि रिलेशनशिप हैज कार्डिनलिटी मेनी टू मेनी, दिस शुड वन बी यूज इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट नाइदर कॉलम प्रोडक्ट की एंड प्रोडक्ट की कंटेन्स यूनिक वैल्यूज and that the significantly different behavior of many to many relationships is understood। इसका मतलब आपको ये पता है कि मेरा जो ट्रांजैक्शन टेबल है, मतलब सेल्स फैक्ट टेबल्स एंड रिटर्न टेबल, दोनों में जो प्रोडक्ट की का कॉलम हमने यूज किया है रिलेशनशिप के लिए, इन दोनों में डुप्लीकेट वैल्यू अवेलेबल है, यूनिक वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मेनी टू मेनी कार्डिनलिटी फॉर्म हुई है। ठीक है, आपको इसके कॉन्सिक्वेंस भी पता होने चाहिए कि मेनी टू मेनी कार्डिनलिटी को यूज करने के अलग अलग एम्बिगुअस बिहेवियर हो सकते हैं। मतलब आपका कैलकुलेशंस में भी रॉन्ग बिहेव कर सकता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप यूज करके, क्योंकि रिलेशनशिप जो होती है ये बोथ होती है। तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि रिलेशनशिप आपको रिटर्न टेबल से सेल्स में रखनी है, सेल्स से रिटर्न को रखनी है, या बोथ साइड रखनी है। ठीक है, अगर रिटर्न से सेल्स के करूंगा तो डायरेक्शन ऐसे आएगी, जैसे मैंने रिटर्न फिल्टर सेल्स ऐसे किया तो मेनी टू मेनी ऐसे फॉर्म होगी, लेकिन फिल्ट्रेशन डायरेक्शन कैसा रहेगा, रिटर्न से फिल्टर होके सेल्स में जाएगा। अगर यही डायरेक्शन मैंने उल्टी की, सेल्स फैक्ट फिल्टर रिटर्न, तो देखो डायरेक्शन कैसी हुई, सेल्स फैक्ट से निकल के रिटर्न में जाएगी। अगर बोथ रखा तो यहाँ पे एक एरो आ जाएगा जो बोथ साइड डायरेक्शन डिनोट करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो कार्डिनलिटी कितने टाइप की हमारे पास, कौन सी? ठीक है, और रिलेशनशिप कितने टाइप की है, 2 टाइप्स। ठीक, तो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर क्या पूछ रहा है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। वो रिलेशनशिप पूछेगा तो कार्डिनलिटी मत बता देना। ठीक है, वो कार्डिनलिटी पूछे तो कार्डिनलिटी बताना, रिलेशनशिप पूछे तो रिलेशनशिप बताना। रिलेशनशिप पूछे तो पहले रिलेशनशिप बताना, टाइप बताना एंड कार्डिनलिटी बताना, एक्सटेंडेड थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन कार्डिनलिटी पूछे तो बस एक्टिव इनएक्टिव बोल मत देना उधर। ठीक है, कार्डिनलिटी वन टू मेनी, मेनी टू वन, वन टू वन एंड मेनी टू मेनी। ठीक है, अंडरस्टूड है कार्डिनलिटी। फिल्टर डायरेक्शन समझ में आई कि फिल्टर की डायरेक्शन जो होती है प्रेफरेबली डायमेंशन टेबल टू फैक्ट टेबल, मतलब वन टू मेनी ट्रैवल होती है। ठीक है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप जो होती है वो बोथ डायरेक्शंस होती है। वी ऑलवेज अवॉइड वन टू वन और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स, बट सम यूज केस के हिसाब से हमें वो यूज करनी पड़ती है। अगर आपका मॉडल जो है वो कॉम्प्लेक्स हो, ज़्यादा टेबल्स हो उसमें, तो हो सकता है आपको वो ज़्यादा रिलेशनशिप्स या वो क्रिएट हो जाए आपके मॉडल में। तो सम कॉम्प्लेक्स मॉडल के केस में आपको रिलेशनशिप बनानी पड़ सकती है। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है? अरे कितना टाइम हो गया क्या, ज़्यादा हो गया क्या?